तो चलिए दोस्त, आज का चैप्टर आ चुका है तुम्हारा सेल्स एग्रीगेट का लास्ट चैप्टर, अनपेड। अब देखो नाम देखो क्या भाई, कितना प्यारा नाम है ना। अब तक जितनी भी चीजें हमने पढ़ी वो सारी चीजें लगभग हमने पढ़ी है बायर की नजरों से। किसकी नजरों से? कि भैया बायर के साथ बेईमानी होगी, बायर के साथ ये हो गया, जागो ग्राहक जागो रहेगा, इंप्लाइड कंडीशन, वारंटी, ठीक है, ओनरशिप कब चली जाएगी बायर के पास, डिलीवरी कब मानी जाएगी, ये सारी बातें हमने कहां पढ़ी थी, है ना। सारे के सारे जितने पिछले 3 चैप्टर पढ़े वो सारे के सारे हमने बायर की नजरों से पढ़े थे। किसकी नजरों से पढ़े हमने, है ना। अब सेलर बेचारा कह रहा है सर थोड़ी मेहरबानी मेरे ऊपर भी कर दो, क्या सारे धोखे बायर के साथ ही होंगे? क्या सेलर के साथ धोखा नहीं हो सकता? तो सेलर के साथ जज ने माना कि सेलर के साथ सिर्फ एक ही धोखा है जो सेलर के साथ किया जाता है, वो क्या, कि भाई सेलर ने सामान दे दिया या कॉन्ट्रैक्ट करने पर बायर क्या ना दे रहा। इसलिए सेलर के साथ जो धोखाधड़ी पहली बनती है वो यही बनती है अनपेड सेलर, यानी सेलर है जिसको अभी बायर ने क्या नहीं दिया, पैसा नहीं दिया। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो है कि जो सेलर है जिसको बायर ने पैसा दिया ही नहीं है वो सेलर अनपेड क्यों कहलाया जा रहा है, मतलब उसको जरूरत क्या अनपेड बोलने की, अनपेड है क्यों, वो पैसा नहीं दिया। तो भैया जज साहब कह रहे पैसा नहीं दिया, तो मान लो भाई 100 रुपए का सामान था ना, बचपन की याद है, कितने का सामान था, 100 का सामान था, पोषम पा भाई पोषम पा है ना, 100 रुपए की घड़ी चुराई है ना, 100 रुपए का सामान था, तुमने पे करा 99 रुपए, है ना। तो बताओ सेलर अनपेड है या नहीं है? पक्का राइट लगा दूं? कुछ बच्चे कह रहे अनपेड नहीं है। तुमने, है ना, सेलर 100 रुपए का सामान तुम्हें बेचता है, तुम पे कर देते हो 99.99, पेटीएम करो, तुमने कहा भाई पेटीएम में डॉट लगा के पैसा भी जाता तो मैं इतना पे करूंगा। सेलर पेड है या अनपेड है? अनपेड है या नहीं है? कुछ बच्चे कह रहे हैं, अच्छा ये बताओ, कुछ बच्चे कह रहे हैं अनपेड है, कुछ बच्चे अनपेड कह रहे हैं अनपेड नहीं है। तो 99 रुपए वाले में सेलर अनपेड क्यों नहीं है? नहीं, क्या पता मतलब से कुछ नहीं होता, नहीं, जो लिखा है वही ब्रह्मा के शब्द हैं। पेड या अनपेड? अनपेड क्यों बोलो? क्या 1 रुपए के चक्कर में उसे अनपेड बोल दोगे? क्या बात कर रहे हो, 1 रुपए के चक्कर में, 1 रुपए के चक्कर में अनपेड बोल दोगे? बाहर कह रहा नहीं दे रहे 1 रुपया, कर लेगा, कर लेगा, क्या कर लेगा फिर? 1 रुपए के चक्कर में क्या कर लेगा? हाँ, तो 1 रुपए के चक्कर में जो सेलर कर लेगा वो अभी हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। पहले तो पता लगे सेलर कह रुक जा, अभी बताऊंगा क्या कर लूंगा मैं। 99.99 सेलर पेड या अनपेड? एक पैसे के चक्कर में, क्या बात कर रहे हो, पैसे के चक्कर में? पक्का? चलो अभी देखते हैं लॉ में क्या लिखा है। तीसरा सवाल 100 रुपए का सामान था, सेलर ने बोला 20 रुपए लूंगा डिलीवरी चार्जेस, शिपिंग चार्जेस, ठीक है भाई। तुमने कहा ये ले पकड़ बाबू 100 रुपए पकड़, अभी 20 रुपया पेंडिंग, 20 रुपया पेंडिंग। सेलर पेड या अनपेड? पेड या अनपेड? अनपेड। चलो भाई चौथा सवाल, तुमने इस बार जो सेलर था उसको पे किया चेक के द्वारा, है ना, चेक दे दिया, चेक दे दिया, सेलर पेड या अनपेड? हाँ पूरे का ही यार, पूरे का। ये बहुत वकील बन रहा तगड़ा। बताओ 100 रुपए का चेक देते, पेड या अनपेड? गलत जवाब। अगला सवाल दे लो, पहले गलत जवाब दे लो, सारे दे लो पहले गलत जवाब। तुमने इस बार 100 रुपए का सामान खरीदा उधारी पर, कितने की? मान लो भाई 1 जून को तुमने सामान खरीदा, सेलर ने तुम्हें बोला भाई 1 महीने की उधारी है, 30 जून को पैसा ड्यू हो जाएगा, पेमेंट की बात 30 जून को करेंगे, पैसा ड्यू हो जाएगा 30 जून को। 1 महीने का उधारी पीरियड चलेगा, क्रेडिट चलेगा 1 महीने का। इस 1 महीने के दौरान पेड या अनपेड? और कोई गलत जवाब देना चाहता हूं?
पेड। और कोई और ज्यादा गलत जवाब देना चाहता हूं? सर और क्या आंसर बनता है? आंसर तो ये बनता है नन ऑफ द अबव, है ना। एमसीक्यू होता तो शायद यही मिलता आंसर। चलो भाई, है ना, 5वां सवाल हो गया। छठा सवाल, तुमने सेलर को बहुत ही ईमानदारी से 100 रुपए के पत्ते निकाल के उसके हाथ में रखने की कोशिश करी, भैया ये ले पकड़ 100 रुपए, है ना, तू अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। उनने बोला नहीं भाई नहीं, आज शनिवार है, मैं शनिवार वाले दिन पैसा नहीं लेता। अरे पैसा लिया नहीं उसने। और कोई गलत जवाब? है ना, यानी कि ऑफर, ऑफर यानी कि टेंडर, टेंडर 100% मनी टू सेलर, सेलर रिफ्यूज टू टेक द मनी, सेलर कह रहा है मैं पैसा नहीं लेता, शनिवार वाले दिन कल आ जियो देने। अब सेलर शनिवार को पेड या अनपेड? और कोई गलत जवाब देना चाहता हो? दे लिए तुमने, सबने गलत जवाब दे लिए, है ना। तुमने सोचा अनपेड सेलर का जैसे पैसा ना मिले। 6 सवाल बनते हैं उसके, 6 के 6 तुम गलत दे रहे हो। यही तो लॉ है, जो हम सोचे वो गलत निकल जाए, यही तो लॉ है। पहला सवाल, 99 रुपए पे किए, पेड या अनपेड? चलो देखते हैं क्या लिखा है भाई, क्या लिखा है। पहला, इस पॉइंट की क्या इंटरप्रिटेशन निकालोगे? सेलर ऑफ द गुड्स डीम टू बी द अनपेड सेलर व्हेन होल ऑफ द प्राइस नॉट पेड। इस पॉइंट की क्या इंटरप्रिटेशन है? इसका मतलब यानी जब तक एक पैसा भी क्या है बाकी है तो फिर क्या माना जाएगा? तो ये राइट सही है, अनपेड सेलर है। क्या है बाबू ये? चलो भाई, पहले में बच गया। दूसरे में भी क्या बना? चलो दूसरे में बचेगी, 1 रुपया पेंडिंग हो चाहे 1 पैसा पेंडिंग हो, पैसा तो पेंडिंग है। तीसरा, तुमने 100 रुपए पे किए, 20 रुपए शिपिंग चार्ज है, पेड या अनपेड? अनपेड सेलर, बिल्कुल गलत जवाब। पेड क्यों? गुड्स का तो दे दिया ना, सेल्स ऑफ गुड्स कह रहा है मैंने गुड्स का पैसे दे दिया, मुझे भाड़े के पैसे से कोई लेना देना नहीं है। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इज एप्लीकेबल ऑन, तो जब हमने सेल्स ऑफ गुड्स का पहला चैप्टर पढ़ा था, सेल्स ऑफ गुड्स के पहले चैप्टर में बोला था प्राइस, शेल्डन वर्सेस कॉक्स, शेल्डन वर्सेस कॉक्स प्राइस। तो वो प्राइस किसका प्राइस था? गुड्स का प्राइस था, वो भाड़े का प्राइस। तो भाड़े के प्राइस का लेना देना सेल्स ऑफ गुड्स से नहीं है। समझ में आई ना बात? कोई लेना देना नहीं है भाड़े के प्राइस से। चेक, गलत जवाब। चेक अगर हो गया ऑनर तब आप कहलाए जाओगे पेड, चेक अगर हो गया डिसऑनर यानी कि बाउंस तब आप क्या कहलाए जाओगे? तो चेक के केस में ये ध्यान रखना है। अगली खतरनाक बात, क्रेडिट पीरियड चल रहा है 1 महीने का, 1 महीने के अंदर पेड या अनपेड? इस 1 महीने, कोई सा भी कैसे हो जाएगा भाई? 1 महीने का पैसा तो मिलेगा 30 जून को, 29 जून तक बताओ क्या है? पहले बताओ क्या पेड हो सकता है? अरे अबे 29 जून तक पूछ रहा हूं मैं। क्यों दे देगा पैसे पहले? जज कह रहा पागल आदमी, पैसे क्यों दे रहा पहले? एक तो उधारी मिल रही है 1 महीने के, ऊपर से तो पहले पैसे दे रहा है। बोलो 30 जून तक पेड या अनपेड? अब देखो पेड तो हो ही नहीं सकता क्योंकि पैसा तो आना नहीं है, तो क्या बनेगा? अनपेड, क्योंकि पैसा मिला नहीं है। अगली बात, छठा है क्वेश्चन बड़ा मजेदार। 100 रुपए के गुड्स थे, 100 रुपए मैंने अपने सेलर को ऑफर कर दिए, सेलर ने मना कर दिया, पेड या अनपेड? बोलो पेड, गलत जवाब। अनपेड, ये भी गलत जवाब। पेड इसलिए नहीं, पैसा आ गया उसके पास, पैसा आ गया क्या? तो किसी के पास पैसा आया नहीं, मैंने कह दिया कोर्स कंप्लीट, कंप्लीट कंप्लीट। अब सांस ली जा रही होगी, अब सांस फूल गई है ना। ऐसे जब सेलर को तुमने बोला कि भैया पैसे ले ले, वो नहीं ले रहा, उसके बाद तुम कह रहे हो पेड, पेड कैसे हो गया भाई? वो पैसा तो आए, पेड तो जब होगा जब इंसान के पास पैसा तो आ जाए। अनपेड, अनपेड नहीं, अनपेड भी नहीं, क्योंकि तुझे जब पैसा किया तो ठुकराया था तूने। तो हिंदुस्तान में तो कहा जाता आई भी लक्ष्मी को मना नहीं करते। तो
छठे क्वेश्चन में नाइदर पेड नॉर अनपेड। एक्चुअली में इस चैप्टर में पेड होने का कोई मजा ही नहीं है। मजा किसका है? क्योंकि अनपेड होने के बाद तो पता लगेगा कि मैं क्या लड़ाई लड़ सकता हूं बायर से। तो क्वेश्चन तभी बनेगा एग्जाम में जब आप क्या बनोगे? अनपेड। तो यहां ना पेड है ना अनपेड है। अनपेड क्यों कहते हैं? जब तेरे को पैसा ले रहे तो पैसा दे क्यों नहीं रहा है कि नहीं बात? और साथ साथ चलो यार, आज अगली क्लास में कांटा लगाऊंगा, बच्चों के दिल पे लगेगी बात। साथ में लगाओ कांटा 5वें क्वेश्चन में भी। ऐसा कैसे होगा वो भैया? अरे भाई ये बताओ, एक महीने के अंदर जो उधारी पीरियड चल रहा है उसे अनपेड क्यों बोल रहे हो तुम? क्योंकि उसे पैसा नहीं मिला। यही तो कॉन्सेप्ट नहीं समझे तुम। अनपेड सेलर का मतलब, अनपेड का मतलब ये नहीं होता पैसा नहीं मिला। अनपेड का मतलब होता है पैसा नहीं मिला कब? जब नहीं। अरे भाई भगवान के लिए ऐसा मत करो, बच्चे कूद जाएंगे दीवार तोड़ के बाहर। गुड्स का कोई लेना देना नहीं है इससे। अनपेड गुड्स का, अनपेड सेलर में अनपेड वो तभी कहलाया जाएगा जब उसे पैसा नहीं मिला। खाली ये बात नहीं, जब उसे पैसा नहीं मिला कब? जब पैसा वो क्या हो चुका हो? ड्यू। अरे नलायक को ये बताओ ड्यू कब हुआ वो? नशेड़ी हो, ड्यू कब हुआ वो? तो 30 जून को फैसला करोगे कि वो पेड है या अनपेड है। 30 जून के तक वो क्या है? नाइदर पेड नॉर अनपेड। मैंने तुमसे ही बोला था कि अगर एमसीक्यू क्वेश्चन का एग्जाम होता तो आंसर ये बनता नन ऑफ द अबव, ना ही पेड और ना ही। तो पेड अनपेड का फैसला कहां करना है? पेड अनपेड का फैसला करना है ऑन 30 जून। अब 30 जून को अगर पैसा उसने दे दिया तो क्या हो गया? पेड। और 30 जून को अगर पैसा नहीं दिया तो क्या होगा? तो मुझे बताओ 30 जून तक क्या होगा? 30 जून तक नाइदर पेड नॉर अनपेड, नॉट अनपेड। ये लॉ अनपेड की तो बात ही नहीं करता। लॉ किसकी बात करता है? अनपेड की बात करता है। तो अनपेड नहीं। अगली बात, क्वेश्चन नंबर 5 में मुझे बताओ क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि वो इस क्रेडिट पीरियड के दौरान, इस क्रेडिट पीरियड के दौरान ना ही वो क्या है, बोलो, पेड है और ना ही क्या जिन जीवन में कभी ऐसी पॉसिबिलिटी है कि क्रेडिट पीरियड के दौरान, उधारी के समय में वो अनपेड कहलाया जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है? जनरल आंसर क्या? जनरल आंसर, क्रेडिट पीरियड के दौरान सेलर ना ही पेड होता है ना ही अनपेड होता है। क्योंकि पेड और अनपेड का फैसला कहां होता है? ड्यू डेट पर होता है। एग्जाम में ड्यू डेट कोई भी हो सकती है। मैं कह रहा हूं ये जो 1 महीने की उधारी है, इस 1 महीने की उधारी में वो पेड भी नहीं है अनपेड भी नहीं है, पर क्या कभी ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो अनपेड हो जाए? कब? नहीं, उससे भी आसान तरीके से बोल सकते हैं। दुनिया में एक ही पॉसिबिलिटी है, जब इस एक महीने के अंदर अंदर वो क्या कहला जाएगा? अनपेड। कब? अरे नहीं भाई नहीं, अरे मरवा दो भाई को। जब वो क्या हो जाए? इंसॉल्वेंट। क्योंकि इंसॉल्वेंट व्यक्ति जो हो जाता है उसकी सारी की सारी संपत्ति कौन ले जाता है? कोर्ट ले जाता है। और एक बात बताओ, जब बायर की सारी संपत्ति किसके पास चलेगी? कोर्ट के पास चलेगी, तो सेलर को क्या पैसा मिलेगा? अब सेलर को पैसा लेने के लिए झगड़ना पड़ेगा कोर्ट में जाके, और वहां भी पूरा नहीं मिलेगा, वहां भी उसका रेशियो मिलेगा, वो भी पता नहीं कितना हो, 10% हो 20% हो। इसका मतलब जब क्रेडिट पीरियड के दौरान कोई बंदा इंसॉल्वेंट हो गया, तो जज ने बोला इंसॉल्वेंट होने का मतलब है वो सारा का सारा पैसा कहां चला गया? कोर्ट के पास। तो तू क्या बन गया? अनपेड सेलर। अब तुझे पैसा नहीं मिलने वाला। अगर बायर से मुझे कभी पैसे मिलने वाले ही ना हो तो मैं क्या कहला जाऊंगा? अनपेड सेलर। इंसॉल्वेंट के केस में पैसा किसके पास चला जाता है? बायर का सारा कोर्ट के पास। तो मुझे कोर्ट से जो पैसा लेना पड़ेगा, बायर से नहीं लेना पड़ेगा, किससे लेना पड़ेगा? कोर्ट से। जब बायर से पैसा मिलेगा ही नहीं, इसलिए मैं क्या बन जाऊंगा? अनपेड सेलर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कि क्या क्रेडिट पीरियड के दौरान कोई भी सेलर अनपेड सेलर कहलाया जा सकता है? तो आप क्या बोलोगे? कहलाया जा सकता है अगर इफ द बायर बिकम। तो एक
दीदी बात कर रही, बात सुनिए, एक ही सिर्फ एक सेक्शन की 2 लाइनें, 2 लाइनों से 7 क्वेश्चन बनते हैं। लॉ में सिर्फ कितनी लाइन लिखी है? 2, और इस 2 लाइन से 7 क्वेश्चन बन सकते हैं। समझ गए? 7 के 7 क्वेश्चन पढ़ के देख लें। अब ये 7 क्वेश्चन के जवाब है ना किन 2 लाइनों में छुपे हैं उस पर ध्यान देंगे। ऐसे कौन सी 2 लाइनें जो इन 7 क्वेश्चन को दिखाती हैं? पहली लाइन ये लिखी, सेलर को अनपेड सेलर कहलाया जाएगा अगर क्या ना प्राइस पे किया हो। क्वेश्चन नंबर 1 भी ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी ये हो गया। अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया है तो सेलर अनपेड कहलाया जाएगा अगर वो क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 3, मतलब वही चेक वाला क्वेश्चन हो गया, है कि नहीं बात? फिर कुछ बातें इससे निकल के, केस लॉ से निकल के आई कि अगर थोड़ा सा भी अमाउंट पेड है तो अनपेड कहलाया जाएगा, है ना। सबसे खतरनाक बात, अनपेड सेलर, अनपेड किसके लिए? किसके लिए? नॉन पेमेंट ऑफ प्राइस। प्राइस मतलब जो प्राइस की बात हमने चैप्टर नंबर 1 सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 में शेल्डन वर्सेस कॉक्स के तहत करी थी, वो प्राइस। इसका मतलब प्राइस ऑफ द गुड्स, प्राइस हियर मींस प्राइस ऑफ, तो भाड़े का क्या? भाड़े को लेकर ये चैप्टर यानी ये एक्ट नहीं लगेगा। तो सेलर इज टर्म एज ओनली अनपेड सेलर इफ द नॉन पेमेंट ऑफ प्राइस। बात समझ में आ गई? उधारी के पीरियड के दौरान सेलर पेड होता है, अनपेड होता है? नाइदर पेड नॉर अनपेड। लेकिन उधारी के पीरियड के दौरान अगर एक हादसा हो जाए, वो हादसा क्या है? तो सेलर क्या कहला जाएगा? अनपेड सेलर। सेलर क्या कहला जाएगा? अनपेड सेलर। वेयर गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7। समझ में क्या आगे बात? अगर पूरा का पूरा प्राइस बायर कह रहा है सेलर को ले 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 ले, और सेलर क्या कह रहा है? नहीं लूंगा, तो फिर वो क्या कहलाया जाएगा? अनपेड नहीं कहलाया जाएगा। कैन नॉट बी कॉल्ड एज, क्योंकि बायर के कहने पर सेलर खुद ही लक्ष्मी को ठुकरा रहा है, तो फिर वो अनपेड। अच्छा, पेड हो ना हो इससे मतलब नहीं जज को, क्या नहीं है तू, क्योंकि पूरा चैप्टर किसके ऊपर है? अनपेड के ऊपर है, पेड के ऊपर। तो जज ने बोला तुझे मैं पेड नहीं बोल रहा, मैं तुझे ये बता रहा हूं तू अनपेड नहीं है। सर, अनपेड ना होने के नुकसान वो है जो अनपेड होने के अधिकार है वो ना मिलना। अनपेड होने के अधिकार तुम्हें नहीं मिल रहे तो वही तुम्हारे क्या है? नुकसान है। अब सुनना ध्यान, सबसे पहला अधिकार तुम मुझे बताओ, यानी अगला जो मसला आता है वो यही है, राइट ऑफ। एक मिनट होश में सुनना मेरी बात। एक सेलर अनपेड है, छोड़ो लॉ छोड़ते हैं, लॉ में देखते क्या लिखा है। एक सेलर को पैसा नहीं मिला, बायर कह रहा है जो जो उसमें कर ले, क्या कर लेगा? क्या कर लेगा सेलर? किस चीज के लिए स्यू करेगा? कि पैसा दे दे, यही तो करेगा, पैसा दे दे, है कि नहीं बात? जज ने कहा ये बात तो मैं लिखता हूं, आम जिंदगी, मैंगो पीपल, आम लोग यही बोलेंगे। तो जज ने बोला जो तुमने बोला कि वो बायर के ऊपर स्यू करेगा, पैसा दे दे, तो जज ने इस प्यार को नाम दिया राइट अगेंस्ट द, क्या राइट बनाया? डन। ये बात तो तुम्हें पता, तुमने खुद बोल दी, तुम्हें बोल दी, इसका मतलब तुम्हें पता है ये बात। अब लिख लेंगे इस बात को कानूनी भाषा में कैसे लिखा गया है। राइट अगेंस्ट द बायर एक और होता है, तुमने सामान मना दिया है ना, बायर के पास पहुंचे, बायर ने लेने से मना कर दिया, नहीं ले रहा, नहीं ले रहा बोल, क्या कर लेगा? क्या करोगे? sue for damages for नॉन एक्सेप्टेंस। ठीक है, ये तो सर बच्चों वाली बात हो गई कि भैया तुम्हारी शादी, तुमने 500 किलो लड्डू बनवा दिए, सेलर जो तुम्हारे घर पे लड्डू लेके पहुंचा, तुमने बोला बोलो कैंसिल, मेरी शादी हो गई कैंसिल, मैं नहीं ले रहा लड्डू। अरे तुम्हारी शादी कैंसिल हो गई तो सेलर के लड्डू कहाँ जाएंगे 500 किलो? वो कह रहा भैया क्या बात कर रहे हो, 2 4 5 10 किलो होते तो डिस्प्ले में लगा लेता, है कि नहीं बात? अब 500 किलो लड्डू एक दिन में थोड़ी बिक सकते हैं, पेरिशेबल नेचर गुड्स है भैया, तुम्हें लेने, तो एक तो शादी ना होने का दर्द, ऊपर से लड्डुओं का दर्द और है। छोटा भीम होते तो भी रिजर्व करके रख लेते, खाते रहते और मार पिटाई करते रहते, है कि नहीं बात? पर भाई छोटा भीम जैसे लड्डू खा के ताकत भी नहीं आ रही, तो बताओ इसमें सेलर की गलती है बायर की गलती है? तो सेलर कह रहा है स्यू फॉर द नॉन एक्सेप्टेंस, बायर सेलर क्या कह रहा है? स्यू फॉर द, बोलो भाई समझ में आ गई बात? अब एक बात जो तुम
पढ़ चुके हो, लेकिन तुमने फिर भी वो बात नहीं बोली। बहुत ही दुख हुआ मुझे, बहुत ही दिल पे मेरे गहरी चोट लगी। दिल तोड़ दिया मेरा तुमने। एक बात जो तुम्हें पता है लेकिन तुमने बोली नहीं, तुमने सीधा ये बोला बच्चों वाली बात, राइट अगेंस्ट द बायर, राइट अगेंस्ट द बायर। ये बताओ, कसम है तुम्हें अकाउंट्स वाले भैया की, ट्वेल्थ वाले अकाउंट्स वाले भैया की, क्योंकि ये बात 12th से रिलेट करती है। ठीक 12th में वही थे क्या सही बच्चों के? चलो भाई ठीक है। तो तुम्हारे 12th वाले अकाउंट्स वाले भैया की कसम है, मुझे बताना, मुझे पता है तुम कसम पे पूरा खरे उतरोगे, क्योंकि बहुत ही बचकानी वाली बात है। मुझे बताओ कंपनी अकाउंट्स में ऐसे क्या हो गया? सांस क्यों नहीं, सांस क्यों फूल गई इसकी? कॉकरोच था तो चिपका होना चप्पल से। अच्छा गाल पे छोटा कॉकरोच तो चाट से चिपका दे बगल। अब सुनो इधर, ये कॉकरोच कॉकरोच बात में खेल लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूँ, सुन नहीं रहे बात तुम। हाँ भाई पंखा चला लो यार, चला लो, चलो पंखा चला। अब भाई ये बताओ, कंपनी अकाउंट्स के जब तुमने क्वेश्चन करे, उसमें एक बंदे ने कॉल्स इन एरियर कर दी, याद आया? पहली कॉल भरी, दूसरी कॉल भरी, तीसरी कॉल उसने भरने से मना कर दिया। कॉल्स इन एरियर अकाउंट्स वाले भैया से नाम देते थे। कॉल्स इन एरियर होता है तो क्या अकाउंट्स में क्या रूल पड़े? पक्का 4 फीट को हिंदी में लिख दो, तुम उन शेयर्स को जब्त कर लेते हो। इसका मतलब क्या होता है? छीनते नहीं हो। अच्छा शेयर्स किसके पास होते हैं? शेयर होल्डर के पास या कंपनी के पास? कंपनी के पास है तभी तो जब्त करूंगा। शेयर होल्डर के पास चले गए तो फिर कैसे जब्त कर लूंगा? इसका मतलब अगर कॉल्स इन एरियर होता है तो तुम क्या करते हो? शेयर्स को जब्त कर लेते हो। ये करते हैं। अगली बात, बचा लिया तुमने अकाउंट्स वाले भैया को। अगली बात, जब शेयर्स जब्त कर लेते हैं, है ना, शेयर जब्त कर लेते हैं, तो शेयर जब्त करने के बाद अगला पड़ाव क्या होता है? रीइश्यू कर देते हो। रीइश्यू करते हो नहीं करते? ठीक है, अकाउंट्स वाले भैया को तुमने यहां बचा लिया, अब तुम मुझे बचा लेना भाई, कसम है तुम्हें, है ना, मां भवानी की। ठीक है शेयर्स गुड्स होते हैं नहीं होते हैं? पक्का? क्योंकि 3 चीजें गुड्स नहीं होती, बाकी सब चीजें क्या होती हैं? तो शेयर्स गुड्स होते हैं। अब है ना, अब क्रोनोलॉजी समझेंगे, डॉट से डॉट मिलाएंगे। अकाउंट्स वाले भैया जो तुम्हें बताते हैं, वो अकाउंट्स वाले भैया को लॉ वाले भैया ने बताया। अरे सर क्या लॉ वाले भैया ने इसलिए बताया क्योंकि जो अकाउंट्स वाले भैया वहां करते हैं वो बात सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट अकाउंट्स वाले भैया को बताता है, और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कहता है जो मैं बताता हूं वही कंपनी लॉ बताता है। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कहता है शेयर्स आर गुड्स, और शेयर्स अगर तुम्हारे पास है, शेयर्स अगर सेलर के पास है, अगर शेयर सेलर के पास है, सेलर की मुट्ठी में अगर वो शेयर्स है, तो वो उनकी गर्दन पकड़कर अपने पास, सेलर के पास है तो वो क्या कर ले? जब्त कर ले। अगर शेयर्स गुड्स हैं और गुड्स वो सेलर के पास है, तो सेलर उन गुड्स को क्या कर सकता है? अच्छा बताओ जब्त करने का कारण क्या था? शेयर्स को जब्त करने का कारण क्या था? कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर का मतलब अनपेड, और कंपनी कौन हुई? सेलर। तो कंपनी क्या वहां पे अनपेड सेलर नहीं है? भाई ये बात अकाउंट्स वाले भैया ने तुमसे छुपा ली, क्योंकि उन्हें पता था एक दिन आएगा, एक दिन आएगा जब ये राज तुम्हारे सामने खोला जाएगा, तब तुम कहोगे चीटिंग नहीं करी अकाउंट्स वाले भैया ने। बस उन्होंने ये नहीं बताया कि ये जो लॉ मैं तुम्हें बता रहा हूं ये सेल्स ऑफ गुड एक्ट और कंपनीज एक्ट के लिखने की वजह से बता रहा हूं। दीदी पहले उधर बात करती हो फिर इधर बात करती हो। पहली क्लास है आज? है दूसरी क्लास है? फिर भी बात कर रही हो? पहले दूसरी क्लास में बच्चा बात करता जमता, उसे लगता है 12वीं क्लास में आया हूं। करो बातें, पास तो हो ही जाना है कि नहीं? बात सुनी नहीं रही? बात समझा की बात? क्या बोला मैंने? क्या गुड्स शेयर गुड्स हुए?
पैसा अनपेड है, कॉल सीनियर ईयर, तो कंपनी अनपेड सेलर हो गई नहीं हो गई? अब शेयर्स को जब्त कर सकते नहीं कर सकते? ये बात यहां लिखी है। इसको जज ने नाम दिया राइट ऑफ द सेलर, राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द। सर ये बात तो कहीं नहीं लिखी, फोर फीचर तो कहीं नहीं लिखा। अरे बाबू इस प्यार को क्या नाम दिया है? फोर फीचर ही क्या होता है बाबू? लियन। रिश्ता वही सोचने, जिसे अकाउंट्स वाले भैया अकाउंटिंग भाषा में फोर फीचर ऑफ शेयर बोलते हैं, उसे कानूनी भाषा में लियन बोला जाता है। लियन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जब्त कर लिया, ठीक है, जब्त करके तुमने बोला अकाउंट्स में क्या करते हैं? रीइश्यू। ये लिखा रीइश्यू। ठीक है। सेक्शन 46 धारा 46 ये कहती है अनपेड सेलर के दो राइट होते हैं, एक होता है राइट अगेंस्ट द बायर और एक होता है राइट अगेंस्ट द गुड्स। राइट अगेंस्ट द बायर जो तुमने बोला, राइट अगेंस्ट द गुड्स जो तुम अकाउंट्स में करते हो, एक्चुअली में वो राइट अगेंस्ट द गुड्स था। राइट अगेंस्ट द गुड्स लगाने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या होनी चाहिए? गुड्स सेलर के पास होने चाहिए। गुड्स किसके पास होने चाहिए? अरे भाई जब गुड्स सेलर के पास नहीं होंगे, वो सेलर ने गुड्स बायर को दे दिए होंगे, तो फिर राइट ऑफ लियन जब्त क्या करोगे? जब्त करने के लिए गुड्स क्या होने चाहिए? इसलिए सेक्शन 47 ने, है ना, डिटेल में बात गहराई तक पहुंचाई। जज साहब ने बोला ये सेक्शन भाई घोट के पी लेना है, जी के पीएल कर लेना है, एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट चीज थी क्या? अनपेड। एक इंपॉर्टेंट चीज थी कंडीशन एंड वारंटी, और एक इंपॉर्टेंट चीज है अनपेड सेलर के राइट। सबसे पहला राइट ऑफ लियन सेक्शन 47। सेक्शन 47 ये कहता है कि अगर किसी भी सेलर को पैसे ना मिले, जब्त कर ले गुड्स को, क्या कर ले? जब्त कर ले। और कब तक जब्त कर ले? नहीं कर सकता कंज्यूम। क्यों करेगा कंज्यूम? शेयर्स कैसे खा जाएगा वो? हाँ तो बेचने के लिए तो बनाया भाई। एक गुड्स का मतलब ये नहीं कि 2 लड्डू ले लिए भैया, छोटे वाला 4 लड्डू वाला पैकेट बना दो। अरे गुड्स का मतलब है तुम्हारा विवाह हो रहा, तुमने बनाया 1000 किलो लड्डू, 500 किलो लड्डू, तो 500 किलो लड्डू कैसे कंज्यूम कर लेगा वो? अगली बात शेयर्स की बात करते। किसकी बात करते हैं बाबू? शेयर्स की बात करते हैं। पुरानी यादें, बचपन की यादें, बढ़िया समझ में आता है। अगली बात, शेयर्स को जब्त करके रखना। शेयर्स को जब्त करके रखना कब तक? जब तक शेयर होल्डर तुम्हें कॉल सीनियर पे ना कर दे। पहली बात। सबसे पहली शर्त, सामान किसके पास होना चाहिए? सामान होना चाहिए सेलर की मुट्ठी में, सेलर के हाथ में सामान होगा तभी वो क्या कर पाएगा? जब्त कर पाएगा। एक बार सामान बाहर चला गया तो जब्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। क्या जब्त करने का अधिकार उसे कब तक मिलेगा? इसका मतलब क्या है? सेक्शन 47 ने आगे ये बोला कि कोई भी सेलर सामान को जब्त कब कर पाएगा? जब वो अनपेड होगा। तो जज ने बोला अनपेड होने के 3 नियम है। अनपेड होने के 3। पहला, तुमने बेचा हो विदाउट क्रेडिट। विदाउट क्रेडिट मतलब कैश सेल्स बेची, और वो कैश नहीं दे रहा, पूरा 1 रुपया नहीं दे रहा। तुमने कैश सेल्स करी और तुम्हारे पास 1 रुपया पेंडिंग है, कह रहा है नहीं दे रहा 1 रुपया, क्या कर लेगा? तुमने कहा जब्त कर लूंगा। गुड्स तुम्हारे पास है, क्या कर लेना? जब तुमने क्रेडिट पे सामान दिया तो क्रेडिट पीरियड क्या हो गया? यानी 30 जून आ गई। 30 जून आ गई तो क्या कर लेना? सामान जब्त कर लेना अगर पैसे नहीं दे रहा। और बायर क्या हो गया? बायर इंसॉल्वेंट हो गया। सामान तुम्हारे पास है, तुम्हें पता है भाई वो इंसॉल्वेंट हो गया तो कोर्ट में लड़ना पड़ेगा, इसलिए सामान क्या कर लेना? जब्त कर लेना। तो 3 केस में आप क्या कहलाए जाओगे? अनपेड। इन तीनों ही केस में तुम क्या हो? इन तीनों ही केस में तुम अनपेड हो। अनपेड सेलर का राइट है क्या करना? जब्त कर लेना। जब्त करने के लिए एक ही शर्त है, सामान किसके पास होना चाहिए? बस सामान होना चाहिए मेरे पास, यानी सेलर के पास। अगर सेलर के पास सामान है तो जब्त कर ले। और ऑब्वियसली बात है, कोई पढ़ने वाली बात थोड़ी है, मैं जब तक जब्त करूंगा अब तो तू मुझे पैसे नहीं देगा, पैसे दे सामान ले जा, बात खत्म। ठीक है, बात समझ में आ गई? बोलो। अगली बात जो बच्चों वाली बात है, पता नहीं क्यों लोग कोर्ट पहुंच जाते हैं, मुझे बहुत बच्चों वाली बात है बहुत गुस्सा आता है। एक बंदा कह रहा है सर मैंने इंस्टॉलमेंट पे सामान दिया था,
आधी इंस्टॉलमेंट मैंने क्या कर दी थी, दे दी थी। आधी इंस्टॉलमेंट पे पैसा ड्यू था, वो कह रहा है नहीं दूंगा, पैसे नहीं दूंगा, तो क्या मैं आधी इंस्टॉलमेंट पर बचे हुए गुड्स पर राइट ऑफ लियन लगा सकता हूं? तो जज कह रहे भाई बस ये पूछने आ गया तू। जज ने कहा भाई ये तो बता क्यों नहीं लगा सकता, ये बता, है ना। तो जज ने क्या बोला, लगा सकता है। बात समझ आई? बोलो भाई। अगली खतरनाक बात, देखो भाई नोट्स में खतरा बना के दे रखा है, इससे बढ़िया बात क्या होगी? नोट्स में खुद खतरा बना के दे रखा तुम्हें मैंने, है ना। किताब में खतरा बन रहा है क्या? क्योंकि एग्जाम में कई बार ये पूछ लेते हैं, बताओ अनपेड सेलर गुड्स को जब्त नहीं कर सकता, शेयर्स को जब्त नहीं कर सकता, बताओ कब? भाई मान लो भाई तुम्हारी फैक्ट्री है ना, ये बायर का गोडाउन है, तुम्हारा जो गोडाउन बायर है वो कहां लेके जा रहा है सामान? गोडाउन में लेके जाएगा। अब सामान जो जाएगा किससे जाएगा? ट्रक से जाएगा, ट्रेन से जाएगा। तुमने सामान कहां पे डाल दिया? अब क्या राइट ऑफ लियन लग सकता है? राइट ऑफ लियन क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि गुड्स आर नॉट विद सेलर। अब ध्यान से पढ़ो, ये लिखिए बात, वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड टू द कैरियर। कौन? ट्रक। कैरियर मतलब ट्रक वाला, ट्रांसपोर्ट। सनी देवल मान लेते हैं ना, सनी देवल ट्रक लेके आ रहा है, मैं निकला गड्डी लेके, है ना। अगर तुमने सनी देवल को सामान दे दिया तो फिर मैं राइट ऑफ लियन नहीं लगा सकता। पहली खतरनाक बात, उसमें भी मैंने क्या किया, अपना सेक्शन 25 का इस्तेमाल नहीं किया। अब तुम कहोगे सेक्शन 25 क्या था सर? कोई बात, वो एक कहावत है हमारे देश में, दूल्हे नबी पिताजी के घर पे ही है ना। दूल्हे नबी ऐसी किताब तुम्हारे पास 2 महीने तक है ही, एक बार सितंबर आ जाएगी खेल खत्म हो जाएगा। नहीं बाकी के लिए कह रहा हूं, तुम्हारी बात नहीं कर रहा भाई मैं। तुम्हारे लिए तो खैर कुंभ का मेला थोड़ी है कि 144 साल बाद आएगा, हर 3 महीने बाद आ रहा है। मैं इनकी बात कर रहा हूं, ये बेचारा कह रहा है सर मैं इंटर में पढ़ना चाहता हूं मैं। बताओ भाई क्या मतलब है इसका? अगर कोई भी सेलर अपना सामान ट्रक को देता है, या कोई भी सेलर अपना सामान ट्रेन में देता है, या कोई भी सेलर अपना सामान शिप में देता है, तो सेक्शन 25 से एक राइट देता है कि तू अपने पास ओनरशिप का राइट रखियो, कि भाई कि ये ट्रक में भी सामान होगा तो तब भी बायर की, सेलर की ओनरशिप रहेगी, ट्रेन में भी सामान होगा तब भी ये सेलर की ओनरशिप रहेगी। तो तुमने जब ट्रक वाले को सामान दिया, तुमने सेक्शन 25 का इस्तेमाल नहीं किया। इसका मतलब सेक्शन 25 का इस्तेमाल ना करने की वजह से तुम्हारा राइट ऑफ लियन क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। यू हैव ट्रांसफर द गुड्स टू द बायर, ये माना गया। डिलीवरी टू द ट्रक इक्वल टू डिलीवरी टू द बायर। अगली बात, आवाज नहीं आ रही? कैसे बता? तो भाई सबसे पहला, ठीक है, डिलीवरी टू द ट्रक इज इक्वल टू डिलीवरी टू द बायर, तो राइट ऑफ लियन नहीं लगा सकते। अगली बात, तुमने जो सामान भेजा था, एक मिनट, तुमने जो सामान भेजा था वो अपनी फैक्ट्री से बायर के गोडाउन तक जब भेजोगे तो एक तरीका तो है कि वो सच में बायर के गोडाउन में ट्रक पहुंचा दिया सनी देवल ने। अब बताओ, अगर बायर ने उसे सामान को ले लिया तो राइट ऑफ लियन लग सकता है क्या? अब तो राइट अगेंस्ट द बायर लगाना पड़े। अगर भाई बायर के पास सामान आ गया तो क्या लगेगा? राइट अगेंस्ट द बायर। तीसरी बात सुनना ध्यान से, बायर का गोडाउन था तमिलनाडु में, हम सेलर बैठे थे नोएडा में। बायर कहने लगा भाई मैं अभी एमपी आया हुआ हूं, तो एक काम कर ट्रक वाले को बोल दे एमपी में यहां पे मिल जा मुझे। और बायर ने एमपी में उस सामान की डिलीवरी एमपी में ही ले ली तमिलनाडु के बजाय, तो क्या राइट ऑफ लियन लगेगा? क्योंकि अब वो सामान किसके पास पहुंच गए? गुड्स आर विद द बायर, और तमिलनाडु में उसका सामान लेने वाला कौन था? तो एजेंट भी बायर के बराबर ही माना जाता है। तो दूसरे केस में क्या हुआ? बायर के पास सामान चला गया तो जब्त करने का अधिकार खत्म।
तीसरा ये कि भाई तुम्हारा दिल ही बहुत बड़ा है आपसदारी में, बायर का सारा पैसा पेंडिंग है और तुमने सनी देओल को क्या बोल दिया कि सामान ले जाके बायर के गोडाउन में रखा। जज कह रहे भाई इसका क्या मतलब हुआ, पैसा मिल गया। अब तुम जज साहब से कह रहे हो पैसा नहीं मिला, तो जज कह रहा है भाई जब तुझे पैसा नहीं मिला तो सेक्शन 47 का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा। कह रहा दोस्त है मेरा, दोस्ती यारी में पैसा नहीं देखते सर। तो जज ने कहा भाई इतनी तगड़ी दोस्ती है तो पॉइंट नंबर 349 में लिख देता हूं। अगर तूने, इसका मतलब तूने क्या किया, दोस्ती यारी करके क्या किया, वेव कर दिया, राइट ऑफ लियन वेव कर दिया। तो जज ने बोला भाई जब तूने खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली तो इस तेरी सहायता अब भाई कोई नहीं कर सकता, ऊपर वाले ही कर सकता है। और आखिरी बात सुनना ध्यान से, सेम 14 पॉइंट समझो। सेलर ने तुम्हें बायर को सामान भेज दिया है ना, कुछ सामान सेलर की फैक्ट्री में क्या था रखा हुआ था, बायर को एक सब बायर मिला। बायर को क्या मिला, सब बायर कह रहा भाई ये जो सामान तू मुझे दिखा रहा है ना यही दे दे मुझे, सारा का सारा यही सामान दे दे यही। लेकिन अभी पैसा क्या था, पेंडिंग था। तुमने कहा यार पैसा पेंडिंग है, सामान कुछ सामान किस क्या रखा है, सेलर क्या रखा है, ठीक है। और ये कह रहा है सारा का सारा सामान ये दे दे। भाई अब इसे क्या मुंह बोलूं, अगर मैं कहूंगा नहीं दूंगा तो इंसल्ट हो जाएगी, भाई सेलर क्या है बेकार दुकान खोल के बैठा है। अगर मैं बोल दूंगा ठीक है सारा सामान तुझे बेच देता हूं तो मैं बेच नहीं सकता क्योंकि मैं उसका ओनर ही नहीं हूं। ओनर अभी तो मेरे पास ओनरशिप ही नहीं है क्योंकि वो सामान का मालिक कौन है, सेलर। और दूसरी बात सामान का मालिक सेलर भी, तो सामान भी किसका पड़ा है भाई, मैं आधा सामान यहां दिखा रहा हूं, आधा सामान क्या पड़ा है। अब ये तीनों के तीनों मान लो नोएडा में है, सब बायर कह रहा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो इसके यहाँ जाऊंगा सामान ले लूंगा, भैया मुझे तुम सामान देख दो बस। अब क्या करे बायर बेचारा, क्या करे। तो बायर ने क्या किया, ये किया, बायर ने कॉल किया अपने सेलर को और बोला भैया 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 मुझे पता पैसे पेंडिंग है तो पैसा निकाल भैया, पैसे पेंडिंग है, कसम मां भवानी के पैसा मैं आपको दे दूंगा। पता नहीं क्या ही मतलब क्या ही बढ़िया संयोग बनाए, तुम्हारे पास से जैसे सामान मेरे दुकान पे है ग्राहक पहले ही खड़ा था, कह रहा यही सामान दे दो भैया। अगर ग्राहक खड़ा है और मना कर दूंगा तो बेइज्जती हो जाएगी। तुम कह रहे हो तो बेइज्जती करने को कह कौन रहा है, तू पैसा दे देना मुझे। तू कह रहा भैया पैसा दे देना 2-3 महीने सॉरी मुंह से निकल गया भैया, 2-3 दिन बाद दे देना, 2-3 दिन बाद दे दूंगा पैसा। हाँ भाई तुम, बड़ा दिल किसका होता है, बड़े दिल वालों का। तुमने खुद उसे बोल दिया बेच दे, क्या बोल दिया, नहीं बेचता, ठीक है। अब हुआ क्या भाई, बायर ने सेलर से पूछकर, ओ भाई पीछे वालों को भ्रमित मत करो भाई, सुन लो मेरी बात। बायर ने किससे पूछकर, बायर ने सेलर से पूछकर वो सामान सब बायर को बेच दिया, है ना। सामान किसके यहां पड़ा है, सेलर के यहां। सामान किसके यहां पड़ा है। अब सब बायर कहां पहुंचा, सब बायर क्या सेलर के पास जाके कह रहा है सामान दे, सामान दे। वो याद है मैं तेरा बायर, सामान निकाल, दरवाजा खोल, फैक्ट्री का सामान दे। देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा, पैसा पेंडिंग है, अनपेड सेलर है वो, सेलर अभी भी अनपेड सेलर है, पैसा पेंडिंग है, सामान देना पड़ेगा देना पड़ेगा, बोलो देना पड़ेगा। क्यों, अनपेड सेलर लूज द राइट ऑफ लियन बिकॉज ही कंसेंटेड द सेल। तूने बेचने का कंसेंट दी क्यों। जज कह रहे हैं भाई तू पहले खुद ही आ जा, तू क्यों लड़ रहा है, पहले ये बता तू सब बायर से लड़ क्यों रहा है। वो कह रहा है सब बायर से इसलिए लड़ रहा हूं क्योंकि मेरे बायर ने इसको मेरी फैक्ट्री में भेज दिया, कह दिया वहां से सामान ले ले। फिर जज साहब इससे पूछ रहे सेलर से, अनपेड सेलर से, ये बता तेरी फैक्ट्री में ये आया कैसे। तो कह रहा भैया वो तो मैं नहीं कहा था, तो फिर लड़ क्यों रहा है। अब अनपेड सेलर का राइट ऑफ लियन लगा पाएगा नहीं लगा पाएगा, नहीं लगा पाएगा। क्यों, क्योंकि उसने इस सेल को क्या दिए,
कंसेंट दिया। तो बताओ अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तो क्या बनेगा, व्हाट आर द केसेस इन विच राइट ऑफ अनपेड सेलर लूज, ऐसे कौन से राइट ऑफ लियन कब लूज हो जाएगा, बोलो। सेक्शन 49, 48 मत याद करो, 47 याद करो, 49 याद करो। पहला केस, जब तुमने सामान किसको दे दिया। दूसरा केस, जब सामान किसने ले लिया। तीसरा केस, जब तुमने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, जा 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 ले जा, हम मुझे पैसे मत दियो। और चौथा, किसको कंसेंट दी है, सब सेल को। बाबू कंसेंट किसको दी है, सेल को नहीं, सब सेल को। अच्छा ये बताओ, तो मैं इसको एक नया नाम दे सकता हूं। मैं कह रहा हूं ये जो ट्रांजैक्शन हुई, ये ट्रांजैक्शन कहलाई जाएगी सेल, और ये जो ट्रांजैक्शन हुई ये क्या कहलाई जाएगी, सब सेल। तो व्हेन अनपेड सेलर गिव कंसेंट टू द सब सेल, देन अनपेड सेलर राइट ऑफ लियन लूज। व्हेन अनपेड सेलर गिव द कंसेंट टू सब सेल, देन अनपेड सेलर राइट ऑफ लियन, हम यही तो पढ़ रहे, राइट ऑफ लियन लूज। समझ में आ गई बात। एग्जाम्पल पढ़ लो जल्दी। जब सेलर ने वो सामान ट्रक को दे दिया, सनी देओल को दे दिया, तो राइट ऑफ लियन लगाने के लिए क्या जरूरी है, गुड्स की गर्दन मेरे हाथ में हो, मैं जब चाहूं गुड्स का टैटू दबा के मार दूं। तो जब गुड्स ही मेरे पास नहीं है तो राइट ऑफ लियन किसमें, हवा में थोड़ी लग जाएगा राइट ऑफ लियन। शेयर्स को, मैं वही तो कह रहा हूं, शेयर्स की वाली बात समझो। अकाउंट्स में शेयर को फोरफिट जब कर सकते थे जब शेयर किसके पास हो। फोरफीचर का एक ही नियम है, शेयर्स या गुड्स सेलर के पास होने चाहिए। तो पहला है, अगर मैंने शेयर्स बायर को दे दिए या किसी ब्रोकर को दे दिए, ब्रोकर मतलब जो डीमैट खोलते हैं, है ना, एंजल वन, जीरोदा, ये सब, ऐसी शेयर्स की जगह तुमने गुड्स किसको दे दिए, एजेंट को दे दिए या फिर ट्रक वाले को दे दिए। तो डिलीवरी टू द ट्रक ड्राइवर इज इक्वल टू डिलीवरी टू द बायर, देयरफॉर राइट ऑफ लियन लूज। चार केस में राइट ऑफ लियन लूज हो जाता है। पढ़ लिया एग्जांपल, सिंपल है भाई। अगली बात सुनेंगे ध्यान से। अब भाई ये सेलर, ठीक है, ये सेलर की फैक्ट्री नोएडा में है, बायर उसका बैठा है मान लो एमपी में। बायर कहां बैठा बेचारा, एमपी में बैठा है। डील हो गई, सामान सेल हो गया, लेकिन पैसा क्या है, पैसा अभी भी पेंडिंग है। पैसा पेंडिंग है, इसलिए फैक्ट्री के सेलर को क्या बोल दूं मैं, क्या बोल दूं भाई, अनपेड सेलर, है ना। अब सुनना ध्यान से, अनपेड सेलर ने बायर के लिए, है ना, ट्रक वाले को बुलाया, सनी देओल को, और सनी देओल को कहा भाई ये सामान कहां ले जाइयो। ओ भाई बात क्या रहा है, सुन लो इधर, ये कहां ले जा, एमपी ले जा। सनी देओल भी गाना गा के आ गया, मैं निकला गड्डी लेके, है ना। अब सनी देओल एमपी ले जा रहा है, मान लो एमपी पहुंचने में उसे 1 या 1.5 दिन लगना है। सनी देओल कह रहा है कुछ भी नहीं, नोएडा से भगाता हुआ जाऊंगा, भगाता हुआ, सोने वोने की कोई टेंशन नहीं है। जैसे ही रास्ते में सनी देओल जा ही रहा था, तो तुमने गाना गाया, एक मोड़ आया, वहां ट्रक मत छोड़ के, वहां से ट्रक यूटर्न ले आया, वापस आ जा भाई। अब ये बात जज को नहीं जची, जज कह रहे हैं भाई ये समझ में नहीं आई बात। ये बताओ, सबसे पहली बात भाई, तू अनपेड सेलर है, सेलर कह रहा हाँ जी अनपेड हूं। जब तू अनपेड सेलर है और सामान तेरे पास था सारा, तो तूने राइट ऑफ लियन नहीं लगाया, है ना, नहीं लगाया ना। तूने राइट ऑफ लियन क्यों नहीं लगाया, और सामान किसको दे दिया, ट्रक वाले को दे दिया, यानी बायर को नहीं, किसको दे दिया, सनी देओल को। अब ये सारा सामान तूने जब सनी देओल को दिया, ये बता राइट ऑफ लियन क्यों नहीं लगाया। सेलर कह रहा भाई बंधु है मेरा, दोस्त है, मेरा दोस्त है, दोस्तों तो पैसे वैसे देख लेंगे यार, बाद में मांग ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जज साहब कह रहे हैं जब तेरा दोस्त इतना पक्का दोस्त था
कि तुझे लगता था कि वो पैसे नहीं मारेगा, तो फिर जाने देता ना। सामान कहां क्या करता? सिर्फ 24 घंटे के अंदर ऐसी दोस्ती में कौन सी दरार आ गई कि तुझे अपने दोस्त पर यह भरोसा उठ गया कि दोस्त पैसा नहीं देगा, इसलिए गुड्स को क्या कर लेता हूं वापस। ऐसी वो दरार क्या है? जज कह रहे हैं भाई समझ में नहीं है बात, ऐसी दोस्ती में क्या दरार आ गई कि अभी 1 महीने से तेरा पैसा पेंडिंग है। कितने महीने से पेंडिंग है मान लो? सुनेंगे इधर भाई पीछे वाले बच्चे, कितने महीने से पैसा पेंडिंग है? 1 महीने से पैसा पेंडिंग है। तेरे पास कौन सा राइट था? राइट ऑफ लियन। 24 घंटे में ट्रक वाला है ना कहां पहुंचाने वाला था सामान? 24 घंटे में भरोसा कैसे टूट गया तेरा? 24 घंटे में इतना भरोसा कैसे टूट गया कि अब बायर सामान देगा ही नहीं? पहले 1 महीने में बायर सामान दे रहा था। किताब नहीं देखेंगे भाई, क्या हुआ भाई? चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू, मर नहीं गया फिर मानने में लग रहा भाई। एक ही केस हो सकता दुनिया में, रास्ते में खबर आ गई, मरने की नहीं, रास्ते में खबर आ गई कि बायर क्या हो गया? इंसॉल्वेंट। अब बताओ, अगर भाई दोस्त कितना ही पक्का हो, कितना ही जिगरी यार हो जय वीरू की तरह, अगर दोस्त रास्ते में इंसॉल्वेंट हो गया है और तुम्हारा सामान अगर दोस्त के गोडाउन में पहुंच गया, तो वो सामान कौन ले जाएगा? गवर्नमेंट, कोर्ट ले जाएगी। और अगर गवर्नमेंट वो तुम्हारा सामान, ये सामान तुम्हारा है, क्यों? क्योंकि पैसा पेंडिंग है। सामान तुम्हारा क्योंकि पैसा पेंडिंग है, और ये सामान एक बार इंसॉल्वेंट व्यक्ति के घर पे पहुंच गया तो वो सामान किसका होगा? कोर्ट का। ना पैसा मिला ना सामान मिला, कोर्ट में वकील और हायर करो अलग से। तो जज ने इसे लिख दी ये बात कि अगर सामान रास्ते में है, कहां पे बाबू? रास्ते में, और रास्ते में खबर आ जाए कि बायर क्या हो चुका है, तो हम अनपेड सेलर को राइट ऑफ लियन की जगह एक और राइट देते हैं, राइट टू स्टॉप इन ट्रांजिट। बस उसे कहते रुक जा, बस सनी देओल वहीं रुक जाएगा। स्टॉप करके क्या होगा? हाँ, तो वापस को जज साहब ने बोला रीगेन द पोजीशन, स्टॉप एंड रीगेन द पोजीशन ऑफ गुड्स। पहला राइट बोलो, पहला राइट, राइट ऑफ लियन। राइट ऑफ लियन की सबसे पहली शर्त, और एक ही शर्त है, सामान का होना चाहिए। दूसरा राइट कौन सा? ना ना ना, दूसरा राइट कौन सा? राइट टू स्टॉप। राइट टू स्टॉप के लिए क्या होना चाहिए? नहीं, पहली शर्त सामान का होना चाहिए। सामान होना चाहिए बाबू रास्ते में, और बाहर हो जाना चाहिए। अब एक बात देखो, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। अगर मुझे राइट ऑफ लियन लगाना है तो सामान मेरी फैक्ट्री में होगा, राइट ऑफ स्टॉपेज लगाना तो सामान रास्ते में होगा। इसलिए दोनों राइट की टाइमिंग और दोनों राइट को लगाने का टाइमिंग साथ साथ क्या हुआ? अलग अलग है। अगर मेरे पास राइट ऑफ लियन है तो राइट टू स्टॉप लग ही नहीं सकता, क्योंकि राइट ऑफ लियन में गुड्स मेरे पास होंगे। अगर मेरे पास राइट टू स्टॉप है तो राइट ऑफ लियन नहीं लग सकता, क्योंकि राइट ऑफ लियन के लिए गुड्स मेरे पास होने चाहिए, स्टॉप में गुड्स सनी देओल के पास होते हैं। तो दूसरा राइट कौन सा जनरेट हुआ बाबू? राइट टू स्टॉप इन, ध्यान से पढ़ना, सबसे खतरनाक शर्त क्या है? ये बायर बिकम। तो जज ने ये बोला 24 घंटे में भरोसा कैसे टूट गया तेरा कि तू अपने सामान को वापस मंगा रहा, तो क्या पता लगा बायर क्या हो चुका है? बायर इंसॉल्वेंट। तो अनपेड सेलर का जो गुड्स है वो किसके पास है? ट्रांजिट में, यानी गुड्स उससे अलग हो चुके हैं, जुदा हो चुके हैं, पार्टेड। पार्टेड को मतलब उससे जुदा हो जाना, अलग हो जाना। गुड्स को क्या करेगा वो? और रीगेन करने के बाद जब तक अपने पास रखेगा, जब तक बायर क्या ना दे दे, और इंसॉल्वेंसी केस में पैसा आना। अब ये बताओ, चाहे मैं लियन लगाऊं चाहे मैं स्टॉप लगाऊं बाबू, चाहे मैं लियन लगाऊं चाहे मैं स्टॉप लगाऊं, दोनों करके करना क्या है मुझे? लियन लगा के भी रीसेल और स्टॉप लगा के भी, ये तो करना है। लियन लगा के भी रीसेल और स्टॉपेज लगा के भी रीसेल। तो राइट ऑफ लियन ये वही है जो शेयर्स के केस में हम करते हैं। राइट टू स्टॉप एक ऐसा नया राइट है जो तुमने आज पहली बार पढ़ा होगा।
समझ में आ गई बात, है ना। अब अगर तुम्हें राइट टू स्टॉपेज लगाना है तो तुम्हें 3 बातों को कोर्ट में प्रूफ करना है। तुम पहली बात कोर्ट में बोलोगे जज साहब मैं कौन हूं, अनपेड। दूसरी बात तुम जज से बोलोगे जज साहब मैंने क्या किया, गुड्स को अपने आप से जुदा कर दिया। और तीसरी बात गुड्स कहां है बाबू, और चौथी बात, तो ये सारे पॉइंट्स और में है प्लस में है, तो ये सारे पॉइंट प्लस में है। ये चारों की चारों बातें अगर एक साथ पूरी हैं तो ही तुम राइट टू स्टॉप लगा सकते हो। पढ़ना जरा एग्जांपल। रेलवे का मतलब क्या होता है, गुड्स कहां है, रास्ते में। जब गुड्स रास्ते में थे तो खबर आ गई, क्या रेलवे को नोटिस देकर गुड्स को डिलीवर करने से रोका जा सकता है, ए कैन स्टॉप द रेलवे एंड टेक द गुड्स इन ट्रांजिट, कि वापस भेज दो उसके पास मत देना। फिर तुम्हारे जैसे खतरनाक बालक ये पूछने लगे बताओ ये कब मानेंगे गुड्स रास्ते में। जज ने बोला वाह वाह मोदी जी वाह, बिल्कुल वही वाली बात। जज ने बोला भाई फिर भी लिख देता हूं, जैसे तुमने गुड्स ट्रक में लोड करा दिए है ना, और कहां तक चले गए, डिलीवरी बाय द बायर। ट्रक की लोडिंग से सामान डिलीवर होने तक, ट्रक की लोडिंग से सामान डिलीवर होने तक को ही हम क्या मानते हैं, ट्रांजिट मानते हैं। क्या मानते हैं, ये बात अगर लॉ में लिखी भी नहीं होती तो भी हम यही कहते हैं भाई सनी देओल को सामान देते ही और सनी देओल का गोडाउन में सामान उतारने से तक गुड्स क्या माने जाते हैं, रास्ते में माने जाते हैं। बोलो समझ गई बात। अगली खतरनाक बात, इसमें भी भाई खतरा बना लेंगे, खतरा हड्डी बना लो, दो खून वून बिखेर लेना हड्डी पे, है ना, ठीक है, खतरा बना लेंगे। सवाल ये आता है बताओ राइट टू स्टॉप लगा ही नहीं सकता कब, पहला सबसे आसान बात बोल दो ना भाई, राइट ऑफ लियन लगेगा नहीं लगेगा, नहीं राइट ऑफ लियन तो लग ही नहीं रहा क्योंकि सामान कहां पे है, रास्ते में। मैं कह रहा हूं राइट टू सनी देओल को भी वापस नहीं बुला सकता कब, सबसे आसान बच्चों वाली बात, अगर गुड्स बायर के घर में या बायर के गोडाउन में रखे हैं तो फिर मैं राइट ऑफ स्टॉप, इसको जज ने बोला राइट टू स्टॉप कम्स टू एन एंड, राइट टू स्टॉप यानी ट्रांजिट कम्स टू एन एंड, ट्रांजिट रास्ता खत्म। पहला आसान बात, अगर बायर ने उसकी डिलीवरी ले ली तो अब आप राइट ऑफ लियन तो लगा ही नहीं सकते थे, साथ साथ स्टॉप भी नहीं लगा सकते। बस एक ही केस होगा दुनिया में, बोलो भाई बोलो, नहीं। अगला केस देखो, पहला तो आसान था, ठीक है, कि बायर ने गुड्स ले ली या तो अपनी अपॉइंटेड डेस्टिनेशन में या फिर रास्ते में कहीं ले लिए। बायर कह रहा है कहां पर, एमपी में, कि भाई सामान पहुंचाना तमिलनाडु, मुझे एमपी में सामान दे जा। तो अगर मैंने एमपी में सामान दे दिया तो राइट टू स्टॉप क्या हो गया, खत्म हो गया नहीं हो गया, बोलो। अगली बात सुनना ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, दिखाऊंगा भी क्वेश्चन, है ना, बहुत ध्यान सुनेंगे। सनी देओल ट्रक लेके गया, ट्रक ले जाने के बाद सीधा बायर के फैक्ट्री के, बायर के गोडाउन के गेट पे खड़ा है, और बायर के गोडाउन पे गेट पे खड़े होकर पता क्या बोल रहा है, गेट खोल दो भैया सामान आया तुम्हारा। क्या अमेज़न वाला ये नहीं करता तुम्हारे साथ, बोलो, ये सीधा घर में घुस जाता दरवाजा तोड़ के, सामान पकड़ ओटीपी दे, नहीं ना, पहले घंटी बजाएगा, घंटी बजा के बोलेगा भैया कौन है भैया, फिर तुम क्या बोलोगे, भैया तुम्हारा सामान आया है। बस जैसे ही, सुनना ध्यान से, कानून क्या मानता है, जैसे ही सनी देओल ने बायर से बोला भैया तुम्हारा सामान आया है, वैसे ही जज ने ये मान लिया ट्रांजिट एंड, जज ने क्या मान लिया, रास्ता खत्म, और रास्ता खत्म तो राइट टू स्टॉप भी खत्म। एक एक लाइन बहुत कीमती है, ध्यान से पढ़ना। व्हेन गुड्स आर अराइव्ड एट द डेस्टिनेशन, यानी कि वो बायर के गोडाउन के बाहर खड़ा है, सनी देओल, कैरियर मतलब सनी देओल, सबसे खतरनाक वर्ड, एक्नॉलेज टू द बायर,
सनी देओल बायर को बता देता है कि उसने जो सामान ले रखा है वो उसके बिहाफ पर लेकर वो गेट के बाहर खड़ा है। जैसे एक डिलीवरी बॉय हमें घंटी बजा के बोलता है, फोन करके बोलता है, भैया मैं अमेजोन से बोल रहा हूं, तुम्हारा सामान है, गेट के बाहर आ जाओ, है कि नहीं बात। तो जैसे अमेजोन वाला आजकल के जमाने में, फ्लिपकार्ट वाला आजकल के जमाने में तुम्हें फोन करके बोलता है तुम्हारा सामान रखा है, आके बाहर ले जाओ, सेम जैसे ही सनी देओल किसको बोलेगा, बायर को बोलेगा। तो जज ने मान लिया, एक्नॉलेज करते ही ट्रांजिट खत्म, और ट्रांजिट खत्म तो स्टॉपेज, राइट टू स्टॉपेज भी खत्म, राइट टू स्टॉपेज भी खत्म। अभी दिखाऊंगा क्वेश्चन, है ना, कि ये सेम क्वेश्चन कैसे बना और बच्चों ने क्या गलती करी। बच्चों को अंदाजा नहीं हुआ कि सिर्फ इसी पॉइंट से क्वेश्चन पूछ लिया, इसी पॉइंट से। बच्चे बेचारे लोटपोट कह रहे सर ये कर दिया हमारे साथ। ये देखना जरा, क्वेश्चन 6 पढ़ना। बट ट्रक वाले की जगह यहां कौन है, एक्स ने ऑर्डर दिया मद्रास, मद्रास अब चेन्नई हो गया है ना। वाइल गुड्स आर लाइंग एट दिल्ली, दिल्ली में जब गुड्स रखे थे, स्टेशन मास्टर, स्टेशन मास्टर कौन हो गया, सनी देओल। भाई ट्रक से जो जाएगा वो ट्रक ड्राइवर हो गया, ट्रेन से जाएगा तो भाई ट्रेन का ड्राइवर नहीं, स्टेशन मास्टर बोल देंगे ना। उसने बोला कि दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे सामान रखा है, किसके किसके रिस्क पर, तेरे रिस्क पर सामान रखा है। जब वो कह रहा है कि तेरे बिहाफ पर मैंने सामान पकड़ रखा है, तेरे बिहाफ पर, अब रिस्क की जगह क्या वर्ड यूज होगा एग्जाम में, कि तेरे बिहाफ पर मैंने सामान पकड़ रखा है, रख रखा है। अभी यही लाइन नहीं पढ़ी, व्हेन ट्रक ड्राइवर, है ना, एक्नॉलेज टू द बायर that he is holding the goods on seller, he is holding the goods on buyer behalf, then right to stoppage end because transit end। समझ गए। अब इसका अगर, ये तो मैंने सीधा कंक्लूजन दे रखा है, पहले इसका आंसर में पहले क्या लिखेंगे भाई, स्टेप नंबर 1 क्या लिखोगे भाई, प्रोविजन लिखोगे। प्रोविजन का मतलब क्या होता है, लॉ इसके बारे में क्या कहता है। पहले क्या लिखोगे, पहले लिखोगे अनपेड सेलर कौन होता है, अनपेड सेलर कौन होता है, पहले ये लिखूंगा। ये सब स्टेप नंबर 1 में लिख रहा हूं। फिर लिखूंगा, क्या राइट ऑफ लियन लिखने की जरूरत है, नहीं, अनपेड सेलर हैज द राइट ऑफ स्टॉप इन ट्रांजिट। फिर ये लिखूंगा सेक्शन 50, ठीक है बाबू। फिर तीसरे में लिखूंगा देयर इज अ केस व्हेन राइट ऑफ स्टॉपेज लॉस्ट, राइट ऑफ स्टॉपेज लूज या लॉस्ट, सारे मत लिखना, कौन सा 51 का 3। अगर मैं ये तीनों सेक्शन लिख देता हूं तो ये मेरा बनता है स्टेप नंबर 1, जिसको मैं क्या नाम देता हूं, प्रोविजन। स्टेप नंबर 2 क्या बनेगा, और स्टेप नंबर 3 कंक्लूजन। ये जो लिखा है बाबू, ये लिखा है स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3, क्योंकि मुझे तुम पे पूरा भरोसा है कि स्टेप नंबर 1 तो तुम याद करके लिखोगे, तो थोड़ा सा किताब ज्यादा मोटी ना हो जाए, तुम्हें ऐसा लगे पता नहीं क्या ही बन गया। तो स्टेप नंबर 2 और 3 मैंने लिख के दे रखा है कि तुम्हें स्टेप नंबर 1 तो पता ही है क्या हो जाए, ठीक है। तो स्टेप नंबर 2 में क्या लिखूंगा, इन द प्रेजेंट केस, क्या वर्ड लगाऊंगा, इन द प्रेजेंट केस स्टेशन मास्टर इंटीमेट द सेल बायर दैट ही इज होल्डिंग द गुड्स एट द एक्स बिहाफ, देयरफॉर स्टेशन मास्टर इज एज अ बेली, ऐसे कह दो, चाहिए मत लिखना, कोई बात नहीं। ट्रांजिट कम्स टू एन एंड, ट्रांजिट क्या हो गई, एंड। इस सेक्शन के हिसाब से ट्रांजिट एंड हो चुकी है, इस सेक्शन के हिसाब से ट्रांजिट एंड हो चुकी है। कंक्लूजन क्या लिख दूं,
जो क्वेश्चन पूछा है वो कंक्लूजन लिखो। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्या वाई के पास राइट है एज अनपेड सेलर रोकने का? नहीं, अनपेड सेलर कैन नॉट स्टॉप द गुड्स इन ट्रांजिट बिकॉज राइट इज लॉस्ट। समझ गए? तो ये ऐसा नहीं है कि 1986 1984 में आया, ये 3-4 अटेम्प्ट पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। तुम्हें लगा सर ये तो पिछले जन्म के क्वेश्चन है, पिछले जन्म में तो हमने दे लिए पेपर, इस जन्म में ही पूछा जा सकता है ना? तो अगर तुम PYQ देखोगे पिछले 10 साल के, तुम्हें क्वेश्चन मिल जाएगा। बोलो समझ में आ गई बात? बोलो भाई। सेकंड केस समझ गए? तीसरा केस अभी छोड़ते हुए, तीसरा केस कुछ अलग गलत जगह पे लिखा है। चौथा केस सुनो ध्यान से, इस बार सामान आ रहा है बाबू किससे? हाँ, शिप से, टाइटैनिक से। ठीक है, अब भाई ऐसा तो है नहीं कि टाइटैनिक को कोई तो चला रहा होगा। टाइटैनिक को जो चलाता है उसे बोलते हैं शिप का मास्टर। क्या बोलते हैं? कैप्टन बोल दो, मास्टर बोल दो ना। तुम्हें अब शिप के मास्टर से 2 सवाल पूछने हैं, जिससे फैसला हो जाएगा ट्रांजिट एंड और नॉट, और राइट ऑफ स्टॉप लगे या नहीं लगेगा। शिप के मास्टर से पूछना है, ये बता भाई, मैं तेरे शिप में सामान लोड कर रहा हूं, तू डिलीवरी वाला है या बायर की तरफ से शिप लाया है? उसने क्या बोला? सर मैं डिलीवरी बॉय हूं, ट्रांसपोर्टर हूं। कौन हूं? इधर का माल उधर करता हूं, ट्रांसपोर्टर हूं। तो बताओ क्या राइट टू स्टॉप पे जिंदा रहेगा नहीं रहेगा? रहेगा। राइट टू स्टॉप क्या रहेगा? वैलिड रहेगा। तो यानी कि एक तरीके से वो शिप का मास्टर कौन हो गया? सनी देओल की तरह ट्रांसपोर्टर हो गया। और तुम कहोगे जब तक तू अपॉइंटेड डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाएगा तो मेरा राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट जिंदा रहेगा। अगला सवाल तुमने यही पूछा कि भाई तू शिप का ट्रांसपोर्टर है या बायर की तरफ से आया? उसने पता क्या बोला? सर मैं बायर की तरफ से हूं, मैं ट्रांसपोर्टर नहीं हूं, मैं शिप ही बायर का है, ये शिप ही बायर का है, मैं बायर की तरफ से आया हूं। अब राइट टू स्टॉपेज खत्म। रीजन बिंग डिलीवरी टू द शिप इज इक्वल टू डिलीवरी टू बायर, और डिलीवरी टू द बायर इज इक्वल टू ट्रांजिट एंड, और ट्रांजिट एंड इज इक्वल टू राइट टू स्टॉप लॉस्ट। है कि नहीं बात? तो जज ने लिख दी बात। वेयर गुड्स आर डिलीवर बाय द शिप, क्या पूछना है? इट इज द क्वेश्चन डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द पर्टिकुलर वेदर शिप आर इन द पोजीशन ऑफ एज अ कैरियर और एज अ, तो वो क्या कह रहा है कि मैं बायर की तरफ से हूं, तो मैं कौन हूं? अब जज ने इसके आगे कुछ नहीं बोला। अगर वो बायर की तरफ से एज अ कैरियर आया, कैरियर, तो राइट टू स्टॉप जिंदा रहेगा नहीं रहेगा? पीछे वालों, अगर एज अ कैरियर आया ट्रांसपोर्टर जिंदा रहेगा नहीं रहेगा? और अगर वो एज अ एजेंट आया तो राइट टू स्टॉपेज। समझ गए बात? तो चौथे पॉइंट में मुझे शिप वाले से सवाल पूछने। अगली बात सुनना ध्यान से, मजेदार बात। अब भाई जब सनी देओल पहुंचा, है ना, सनी देओल पहुंचा भाई, कहां पर पहुंचा? कहां पहुंचा बाबू? बायर के पास पहुंचा। तो जब बायर के पास पहुंचा तो सनी देओल ने क्या, सनी देओल को चिट्ठी दी गई जूम करके। ऑनलाइन वालों को भी दिखा देता हूं, यही फंसा बेचारा आगे। चिट्ठी दी गई कि भाई इसको माल पहुंचाना है, ठीक है? हाँ बहुत बढ़िया, डाल दूंगा, आगे सुन लो, ठीक है? अब सुनना ध्यान से। सनी देओल पहुंचा, सनी देओल ने कार्तिक का दरवाजा खटखटाया, भैया तुम्हारे ब्याह पे सामान रखा है। कार्तिक ने बोला ठीक है भैया, गोडाउन का दरवाजा खोलता हूं, रुक जाओ। जैसे कार्तिक ने दरवाजा खोला, शक्ल मैच नहीं कर रही। कार्तिक ने क्लीन शेव कर ली, बाल कुछ ज्यादा बढ़ा लिए धोनी की तरीके से, धोनी इंस्पायर्ड बाय धोनी, चश्मा वश्मा लगा लिया। सनी देओल कह रहा भाई मैच नहीं हो रहा। सनी देओल कह रहा मैच नहीं हो रहा। एक मिनट भाई पढ़ लो भाई, ये सब बातें क्लास के बाद कर लेना। सनी देओल क्या बोल रहा है? मैच नहीं हो रहा। अब कार्तिक कह रहा है भाई ये मैं बता,
मैं चोर थोड़ी हूं जो अपनी आइडेंटिटी छुपाऊंगा। भाई मैं ही कार्तिक हूँ, आधार कार्ड देख ले। वो कह रहा नहीं आधार कार्ड की फोटो से भी मैच नहीं हो रही शक्ल। कह रहा भाई कार्तिक कह रहा भाई जो मैंने आधार कार्ड की फोटो के टाइम पे शक्ल बनाई थी, जरूरी है जिंदगी भर मैं वैसी बाल रखूं, शेव करूं ना? ये कोई तरीका थोड़ी है भाई, मैच नहीं हो रही फोटो। अरे मैं ही हूं ये। अब देखो पुराने जमाने का लॉ है 1930, भाई फोन वोन तो होते नहीं थे। अब सनी देओल चिट्ठी लिखेगा मैच नहीं कर रही फोटो, जैसा तुमने ड्राइंग स्केच बना के दिया था, ये जैसे मैं हुलिया भी मैच नहीं कर रहा भाई का, है कि नहीं बात? तो सनी देओल बेचारा बहुत ईमानदार, सनी देओल ने पता क्या बोला, तुझे गुड्स दूंगा ही नहीं। गलत हाथों में गुड्स देने से अच्छा है गुड्स क्या करूं, वापस ले जाऊंगा, लेकिन तुझे गुड्स। कार्तिक कह रहा भाई क्यों नुकसान कर रहा है, सैलड का भी नुकसान, मेरा भी नुकसान, सामान दे दे, गोडाउन का दरवाजा खोल दे, सामान उतरवा जल्दी। वो कह रहा बिल्कुल नहीं उतरवाऊंगा। अब क्या गुड रास्ते में माने जाएंगे या रास्ता एंड? नहीं, जज ने बोला रास्ता एंड, क्योंकि वो गुड्स है किसके, बायर के, और वो खड़ा भी कहां पे है, और किसके पास खड़ा है, रियल बायर के पास। अब शक्ल मैच नहीं हो रही, किसी कारणवश वो मना कर रहा है सनी देओल की मैं तुझे गुड्स दूंगा, तो गलती किसकी, सनी देओल की है या बायर की है? तो जज ने बोला तू गलती, भाई मैं मान गया तू ईमानदार है, लेकिन तेरे से गलती हो गई भाई। तो मैं ये मानूंगा अगर जानबूझकर सनी देओल ने रॉन्गफुली बायर को गुड्स देने से मना कर दिया तो ट्रांजिट एंड है, क्योंकि वो गुड्स हैं किसके, कल को भाई लड़ोगे भी तो भी वो गुड्स किसके हो जाएंगे। भाई मान लो वीडियो कॉल का जमाना है आजकल, अब सनी देओल ने वीडियो कॉल लगा दी, वीडियो कॉल लगाने के बाद बोल रहा भैया देखो तुमने जो शक्ल फोटो भेजी थी वो मैच नहीं कर रही, मैच देख लो। तो वो क्या कर रहा है, सेलर कह रहा भैया तू इसी को ही दे दे, तू फोटो वोटो छोड़ इसी को दे दे, तो मसला सॉल्व हो गया नहीं हो गया? इसका मतलब वो गुड्स है किसके, तो फिर राइट टू स्टॉप हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो राइट टू स्टॉप खत्म हो जाएगा, ट्रांजिट एंड, क्योंकि इसमें सनी देओल की गलती है, इसमें बायर की गलती नहीं है। तो राइट टू स्टॉप एंड। अगली बच्चों वाली बात, गुड्स आ रहा था 2 ट्रक में, कितने ट्रक में आ रहा था, 1 ट्रक पहुंच गया, ओ भाई 1 ट्रक क्या हो गया, पहुंच गया। दूसरे ट्रक में पंचर हो गया, दूसरे ट्रक में क्या हो गया, अब 1 ट्रक पहुंच गया, दूसरे ट्रक में पंचर है, पंचर ही बहुत दूर हुआ कहीं जंगल में, पंचर लगाने वाले नहीं मिल रहे, है ना। दूसरे ट्रक के आने से पहले बायर इंसॉल्वेंट हो गया, लेकिन बायर इंसॉल्वेंट के होने से पहले 1 ट्रक बायर के गोडाउन में खड़ा था। तो सेलर कह रहा है कि चलो जो बायर के गोडाउन में है क्या उस पर स्टॉपेज इन ट्रांजिट लगा के वापस, अच्छा जो रास्ते में पंचर वाला उसे बोल दो भाई पंचर लगवाते यू टर्न ले लियो। तो जज ने बोला पॉइंट नंबर 6 यही है भाई, रिमेनिंग गुड्स पर क्या लगा सकते हो, जब तक कि तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में क्या ना लिखा हो, जब तक कि तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में यह ना लिखा हो पार्ट डिलीवरी इज इक्वल टू होल डिलीवरी। ये मत लिख देना, अगर ये लिख दिया पार्ट डिलीवरी इज इक्वल टू होल डिलीवरी तो अगली बात जो मैंने तुम्हें अभी पढ़ाई, होश में सुनना। ओ भाई सेलर, बायर और सब बायर, सेलर कौन है, अनपेड है, बायर ने सब सेल कर दिया, लेकिन ये सब सेल किया पूछकर, सामान कहां था, नहीं सामान रास्ते में था, सामान कहां था, अब होश में सुनना, सामान रास्ते में है, बायर का कॉल आया, भैया भैया मेरे को पता है पैसे पेंडिंग है, मैं पैसे जल्दी दे दूंगा भैया, ग्राहक मेरी दुकान पे खड़ा है, बोनी का टाइम है ना, बोनी समझते हो ना यूपी में, बोनी का टाइम है भाई, और क्या कहते हैं अगर सेलर को लौटा दूंगा तो पूरे दिन की दुकानदारी बेकार हो जाएगी, भैया बेच दे दो भाई, बेच दे दो। सेलर ने क्या बोला, बेच दे। ये बताओ क्या सब सेल सेलर से पूछ के हुई नहीं हुई? अब सेलर कह रहा है राइट टू स्टॉप लगाऊंगा, लगा पाएगा? अब नहीं लगा सकता, क्यों? राइट टू स्टॉप लगाने के लिए, है ना, पावर तुम्हारे पास तभी तक है जब तक कि तुम उसको अपनी क्या ना दे दो, कंसेंट ना दे दो। तो ये लिखी बात, अगर तुमने सब सेल कर दी और सब सेल भी क्या करी, सेलर से पूछ कर करी, तो फिर राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एंड, ट्रांजिट एंड
अब राइट टू स्टॉपेज वाला राइट खत्म। बोलो समझ में आ गई बात? 51 पढ़ रहे हैं, है कि नहीं बात? एक पॉइंट जो छूट गया, कौन सा रह गया सही? अजीब सही पॉइंट है, हालांकि वो इसमें है ही नहीं। ये तीसरा पॉइंट है बाबू, इसका एक्सेप्शन। क्या पॉइंट है? सुनना ध्यान से। सही देवल निकला गड्डी लेके, कोई मोड़ नहीं आया, सीधा कहां पहुंचा? बाहर के गोडाउन में। बाहर कह रहा दरवाजे नहीं खोलना, मैं नहीं ले रहा सामान। बाहर क्या बोल रहा है? मैं सामान नहीं ले रहा। सही देवल कह रहा कोई बात नहीं भाई, मतलब वापस ले लेता हूं। सही देवल वापस मोड़ लिया, कहां पहुंच गया? सेलर की फैक्ट्री में। वो कह रहा फैक्ट्री खोलो, सामान ले लो। सेलर कह रहा वापस क्यों ले आया? सामान है किसका? बाहर का, मैं नहीं ले रहा। सही देवल कह रहा है हैंड पंप काट लूंगा मैं, तारीख पे तारीख मत करो मेरे साथ। सही देवल गुस्सा आ गया, हैंड पंप, अशरफ अली हैंड पंप काट दूंगा मैं, है कि नहीं बात? अब ये बताओ। सही देवल कह रहा है ठीक है भैया, दोबारा चला जाता हूं, मेरा भाड़ा बिल लगा रहा है। सही देवल बिल लगा रहा है भाड़े का। सही देवल फिर कहां गया? बाहर के पास। बाहर से कह रहा है, सेलर बोल रहा है भाई उसका सामान है, उसने बनवाया, उसको दे के मेरे पास क्यों लिया? दरवाजा खोलो। वो कह रहा मैं नहीं ले रहा। सेलर के पास ले जा। फिर बेचारा कह रहा भैया क्या कर रहे हो तुम आपस में? सेलर के पास जा रहा है, सेलर कह रहा मैं भी दरवाजा नहीं खोल रहा। अब सेम गुड्स सेलर भी नहीं ले रहा, सेम गुड्स बायर भी नहीं ले रहा। बताओ ट्रांजिट एंड? नहीं। तो ये एक्सेप्शन हुआ नहीं हुआ? तो जज ने क्या बोला? ट्रांजिट नॉट एंड। तीसरा केस ऐसा केस है, कितने केस पढ़े बाबू हमने? 7। 7 में से कितने केस ऐसे हैं? तो आप ये लिख सकते हो सेक्शन 51 ने 7 केस बताए जिसमें एक एक्सेप्शन है और 6 नॉर्मल लॉ है। 6 केस ऐसे हैं जिसमें क्या बताया? ट्रांजिट एंड तो राइट ऑफ स्टॉप भी एंड। सिर्फ एक ही केस ऐसा है क्या जिसमें गुड्स क्या माने गए? गुड्स आर स्टिल इन। वो बताओ कब हो सकता है? जब बायर भी गुड्स नहीं ले रहा और सेलर भी सामान लेने से मना कर रहा है ना? इनका हुआ क्या? तो जज ने बोला कभी ना कभी तो फैसला करोगे। तो जब तक दोनों सेलर बायर आपस में लड़ मर के फैसला ना कर लें, जब तक मैं ये मानूंगा गुड्स आर स्टिल इन। गुड्स आर स्टिल इन। बोलो भाई, जमती इतनी बात? नहीं। हाँ मतलब स्टिल इन ट्रांजिट है ना, तो लगा सकता है। सेलर राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट लगता है, गुड्स टू ट्रांजिट में। सबसे खतरनाक बात, कितने राइट पढ़े हमने? 2। ये फिर से यही लाते हैं जहां से शुरुआत की थी। बताओ अनपेड सेलर, चैप्टर का नाम क्या है? आज सिर्फ अनपेड सेलर के अलावा कोई बात नहीं होगी। अनपेड सेलर राइट ऑफ लियन, बिल्कुल किसकी तरह? दीवार पार अकाउंट्स वाले भैया की तरह। याद हो जाएगी बात? बस जिसे दीवार पार वाले भैया 4 फीट बोलते थे उसे हम, बाकी सेम है लॉ। बाकी क्या है? लियन करने के बाद भी रीसेल करते हैं दीवार वाले पार वाले भैया, हम भी क्या कह रहे हैं? रीसेल करो। एक ऐसी बात जो तुमने कभी अकाउंट्स में पढ़ी ही नहीं 11th 12th में, या कहीं भी नहीं पढ़ी, वो थी स्टॉप। ये एक नया लॉ है तुम्हारे लिए। अच्छा, स्टॉप करके भी क्या करूंगा? अपने पास वापस लाके रीसेल करूंगा। अब इन तीनों राइट्स को अगर मैं एक डब्बे में पैक कर दूं, एक पैकेट में पैक कर दूं, तो इस पैकेट को जज ने क्या नाम दिया? राइट अगेंस्ट द गुड। और इसी को मंगल ग्रह की भाषा में बोला जाता है जस्ट इन रैम। क्या बोला जाता है? जस्ट इन रैम, यानी लैटिन भाषा में जिसमें ओरिजिनली लॉ को बनाया गया था, उस भाषा में बोला था जस्ट इन रैम। जो तुमने मुझे क्लास के शुरू में बोला था कि सर अगर बायर ने पैसा नहीं दिया, मैं अनपेड सेलर, तो मैं क्या करूंगा? मैं बायर के ऊपर केस करूंगा और कहूंगा पैसा दे। या अगर बायर ने सामान लेने से ही मना कर दिया तो मैं उसके ऊपर केस करूंगा नॉन एक्सेप्टेंस का। तो जज ने इस पैकेट को क्या नाम दिया? राइट अगेंस्ट द बायर। और राइट अगेंस्ट द बायर को मंगल ग्रह की भाषा में बोला गया जस्ट इन परसोनम। सोनम तो दिख रही है तुम्हें, लेकिन जज ने बोला पर्सन भी तो दिख रहा होगा, तो राइट अगेंस्ट द पर्सन यानी जस्ट इन परसोनम।
तो मंगल ग्रह की भाषा, यानी कि लैटिन भाषा अगर हम एग्जाम में लिख के आते हैं तो एग्जाम में नंबर हमेशा एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो मुझे बताओ, नो वन कैन सेल व्हाट ही डज नॉट हिमसेल्फ पोजेस, सेक्शन 27 को लैटिन वर्ड में क्या बोला जाता है? बहुत खतरनाक शब्द है सेक्शन 27। नो वन कैन सेल व्हाट ही डज नॉट हिमसेल्फ पोजेस को लैटिन भाषा में क्या बोलते हैं? हाँ, नरेंद्र मोदी वाली बात। नेमो मत बोलो, नमो बोल दो। आगे आगे, नेमो। भाई सब एग्जाम है 2 महीने बाद, तब ये हालात हो रहे हैं। नमो डैट क्वैड नॉन हैबिट, ये शब्द लिख, मैंने कहा था टैटू बनवा लेना इसका, टैटू। नेमो डैट क्वैड नॉन हैबिट का टैटू बनवाना था, ठीक है। इसका मतलब क्या होता था? नो वन कैन सेल व्हाट ही डज नॉट हिमसेल्फ पोजेस। ऐसे ही जसिन रैम मतलब, और जसिन पर्सोनम मतलब राइट अगेंस्ट द, है ना। 1 मिनट रुक जाओ, बस 1 मिनट, है ना। ये बात तो खत्म करने दो, ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहा कुछ भी। सिंपल सी बात, सनी देओल को मुझे रास्ते में रोकना, कैसे रोको? पुराना जमाना है, मोबाइल नहीं है। तो जज ने बोला या तो खुद ही इतनी तेज दौड़ता हुआ जा मतलब कोई ऐसा स्पीडी मोड से तुझे जाना पड़ेगा जो ट्रक से तेज चले। अब वो पुराने जमाने में लोग अपना डिसाइड करते होंगे, है ना। या फिर कुछ ऐसा इंतजाम करके ट्रक वाले के पास वो नोटिस आ जाए। वो पता क्या होता है, जब तुम देखो रास्ते में वो होते हैं ट्रक ले बेन ऐसे करके बनाए होते हैं ना, मतलब कि जहां ट्रक वाले विश्राम करते हैं, क्योंकि रात में ट्रक अलाउड होते हैं, दिन में तो अलाउड नहीं होते। तो जहां पे वो लोग रोके जाते हैं, उन सबका आता पता सबके पास होता है। तो पुराने जमाने में वहां से तो मतलब कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है, या तो भाई खुद पहुंच जा या चिट्ठी ट्रक वाले तक पहुंचा दे कि जो भी मोड़ आएगा यू टर्न लेके वापस आएगा। सिंपल सी बात। सनी देओल की जिम्मेदारी क्या है? ये कोई बताने वाली बात है? सनी देओल की जिम्मेदारी क्या है? सनी देओल की जिम्मेदारी गुड्स लेकर रीडिलीवर कर दे, किसको? तो राइट टू स्टॉप में ही तो जिम्मेदारी है कि ईमानदारी से गुड्स को, है ना, वापस लाके किसको दे दे? सेलर। दोनों में डिफरेंस बता सकते हो भाई? दोनों में डिफरेंस बहुत ध्यान समझना इसको। राइट ऑफ लियन इज रिटेन, मतलब जब। दिख रहा है ना स्क्रीन पे? क्लियर? चलो अगला देखो। स्टॉपेज इन ट्रांजिट मतलब बाबू, स्टॉपेज इन ट्रांजिट मतलब रीगेन, मतलब दोबारा से वापस मांगना। तो ये रिटेन होता है और ये, अगर लियन लगाना तो समान का होना चाहिए सेलर के पास, और अगर स्टॉपेज लगाना तो समान का होना चाहिए रास्ते, मतलब, और सेलर से दूर, है ना। और एक बात जो बचपन से हम डायलॉग सीखते हैं हिंदी फिल्मों का, जहां तुम सोचना बंद करते हो वहां से मैं, तो जहां इसका एंड होगा, जहां लियन का अंत ही स्टॉपेज की शुरुआत है, लियन का अंत ही, समझ में आ गया ना लॉजिक? जैसे ही ट्रक वाले के ट्रक में सामान लोड कर दिया तो लियन अंत, और लियन का अंत ही, इसको रिवर्स बोल दूं, स्टॉपेज की शुरुआत ही, स्टॉपेज की शुरुआत ही लियन का एंड है। बोलो भाई, समझ में आ गया? तो रिटेन, रीगेन, सेलर के पास गुड्स है, सेलर के पास गुड्स, एक का अंत दूसरे की, एक का अंत दूसरे की क्या है? शुरुआत है। चलो ये अगली क्लास में भगने का नहीं, भगने का नहीं, रुक जाओ, अभी 4 बज गए क्या? इतनी जल्दी टाइम ट्रेवल कर लिया हमने? अरे भाई, साढ़े 9 क्यों? आज एक्स्ट्रा क्लास थी? अच्छा चलो ये पढ़ते हैं, फिर एक क्वेश्चन में बताता हूं, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊंगा। 1 मिनट रुक जाओ, इतनी देर में तुम
इतनी देर में पार्लियामेंट बनाओगे, इतने में पढ़ भी लेंगे, समझ में आ जाएगा ना। ये बताओ, सुनो, क्या कोई बालक मुझे बता सकता है जब मैं रीइश्यू करता हूं किसको, शेयर्स को, तो क्या कोई टाइम पीरियड मिलता है ओरिजिनल बायर को? 1 महीने का, 14 डेज का, 45 डेज का मिलता है। तो कंपनी ये कहती है 45 डेज में पैसा देते वरना रीसेल कर देंगे, कहती है ना, वही तो बात लिखी है। सुनो, अगर गुड्स पेरिशेबल, अरे एक मिनट सुन लो प्लीज, अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर का नहीं है, एक मिनट सुन लो भाई, क्या शेयर्स पेरिशेबल नेचर है, नॉन पेरिशेबल? तो तुम्हें ओरिजिनल बायर को पहले क्या करना पड़ेगा, सूचना देनी पड़ेगी, भाई पैसे दे दे वरना रीसेल कर दूंगा। और अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर का है तो कोई इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है बायर को, सीधा उसे बिना इंफॉर्मेशन करे बेच सकते हो तुम। तो खतरनाक लॉ है पहले वाला, समझ गए? बोलो, अगर मुझे ओरिजिनल रीसेल के टाइम पे, चलो ये आगे बाद में बढ़ा दूंगा, रीसेल के टाइम पे कब देना है नोटिस? जब वो पेरिशेबल नेचर का, और अगर पेरिशेबल नेचर का है नोटिस देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? अब पढ़ा नहीं रहा लेकिन प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन आया तुम्हारा भाई सितंबर 24 में, पढ़ो। राम वाला क्वेश्चन, सेल्स ऑफ गुड एट के हिसाब से 4 नंबर में मुझे क्या लिखना पड़ेगा? किस सेक्शन से क्वेश्चन है? एक खतरनाक बात, राम इज अनपेड, इस शब्द से मुझे पता लगता है कि अनपेड सेलर का टॉपिक आया है एग्जाम में। सितंबर 24 में आया तो तुम्हारे में भी आ सकता है। अब सुनेंगे ध्यान से, जब अगर अनपेड सेलर है तो मेरे पहला राइट जिंदा होता है, राइट अगेंस्ट द गुड्स। राइट अगेंस्ट द गुड्स में पहला राइट जिंदा होता है राइट ऑफ लियन। क्या मैं यहां राइट ऑफ लियन लगा सकता हूं? लगा सकता हूं। रेलवे को दे दिए तो इसका मतलब राइट ऑफ लियन लग नहीं सकता। फिर अगला राइट आता है राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट। क्या मैं राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट लगा सकता हूं? राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट लगाने के लिए 4 नियमों का पालन करना है सेक्शन 50 के हिसाब से। सेलर अनपेड, गुड्स रास्ते में है ना, और बायर मोटा मोटी। सेलर अनपेड है, गुड रास्ते में है, दूसरा राइट। तीसरा राइट बायर इंसॉल्वेंट हो गया, बैंकक्रप्ट का मतलब। क्या मैं राइट टू स्टॉपेज लगा सकता हूं? है ना, आधे गुड्स पे लगा सकता हूं ना। ठीक है, अब इसे लिखूंगा कैसे? अब देखेंगे ध्यान से, ये मैंने लिख रखा है पहले से। अगर ये क्वेश्चन 4 नंबर में आएगा तो बहुत तेजी से मुझे लिखना पड़ेगा वरना नंबर नहीं मिलेंगे। सुनो ध्यान से, 4 नंबर का क्वेश्चन है भाई, तभी तो पेपर छुटता है लोगों को, बच्चों का। रीजन, एक तो दिमाग में डेटा देर से बनता है कि लिखूं क्या, और जब मैं लिखने के लिए पेन चलाता हूं तो दिमाग में शब्द नहीं आते। सबसे पहली बात, कुछ बच्चे पूछे थे पिछली क्लास में, क्लास के बाद, कि सर जैसे डायग्राम जैसे आपने कई कई जगह पे बना रखे हैं, क्या ऐसे चार्ट या फ्लो चार्ट वाले डायग्राम एग्जाम में बना सकते हैं? बना सकते हैं, इसलिए मैंने ये आंसर में बना रखे हैं, है ना। ऐसे बना के नंबर बढ़िया मिलते हैं। प्रेजेंटेशन कैसे करनी है? एक मैंने बीच में यहां पे लाइन खींची, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा कौन सी हेडिंग? प्रोविजन। प्रोविजन 45(1). बताओ अनपेड सेलर अनपेड कब होता है? जब उसे पूरा प्राइस ना मिले। ये डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी। या फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हुआ तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया? बस इतना ही बहुत है लिखना। उसके आगे वो जो एक्स्ट्रा बातें हैं ना, चेक वाली और ये वाली और वाली फालतू बातें, वो सब मत लिखना, क्योंकि उस क्वेश्चन
उस टॉपिक का नहीं है, स्टॉपेज का है। पहला पॉइंट लिख दिया। दूसरा, अनपेड सेलर का राइट क्या होता है? सेक्शन 46 ने बोला अनपेड सेलर के राइट अगेंस्ट द गुड्स होते हैं, जिसमें कितने राइट होते हैं? 3। पहला राइट, दूसरा राइट और तीसरा राइट। अब मैंने प्रोविजन में दूसरा पॉइंट ये लिख दिया, लेकिन जो मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आया है वो किसका है? लियन का, स्टॉप का। तो सेक्शन 47 से मुझे कोई लेना देना नहीं है, सीधा सेक्शन 50 पे आऊंगा। जब मैं सेक्शन 50 पे आऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा कि अगर मुझे राइट टू स्टॉपेज लगाना है तो 4 बातें पूरी करनी है। सेलर अनपेड हो, गुड्स सेलर से दूर चले गए हो, गुड्स रास्ते में हो, सबसे खतरनाक बात बाहर क्या हो गया बाबू? बस। अब मुझे बताओ, अगर तुम्हें ये ढंग से याद है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट से ज्यादा लगने चाहिए, है ना? चलो 4 मिनट मान लो। 4 नंबर क्वेश्चन आएगा, 2.5 नंबर इसके हैं प्रोविजन। तो अब जो बच्चे नए हैं उन्हें समझ में आ गया होगा प्रोविजन क्या होता है। प्रोविजन इज नथिंग, प्रोविजन इज द सेक्शन इन आवर बुक। प्रोविजन का मतलब क्या होता है? ठीक है भाई, क्या नाम है तुम्हारा? विपुल भाई, है ना? तुम्हारी बात ये थी ना। तो प्रोविजन का मतलब वो सेक्शन जो हमारी किताब में लिखे हैं उसे एज इट इज एग्जाम में चिपकाने को बोलते हैं प्रोविजन। 2.5 नंबर, सबसे ज्यादा नंबर इसके होते हैं। अब बताओ, ये तो मैंने प्रोविजन लिख दिया, पर मेरे एग्जाम में जो क्वेश्चन आया वो किसके ऊपर है? राम और श्याम के ऊपर। तो मुझे बताना पड़ेगा भाई क्वेश्चन राम श्याम का है, तो उसके लिए मैं लिखूंगा एनालिसिस। क्या लिखूंगा बाबू? अब बताओ एनालिसिस कितनी है? सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 लाइन, मैक्सिमम 5 या 6 लाइन। अब अगर तुम एनालिसिस देखोगे तो मैंने क्या लिखा? एनालिसिस में कुछ भी नहीं लिखना, वही लिखना जो क्वेश्चन में लिखा है। एक शब्द जोड़ना, पहला क्या? ठीक है विपुल बाबू, क्या वर्ड जोड़ना है? इन द प्रेजेंट केस, जो मुझसे पूछा गया। पीछे भैया, इन द प्रेजेंट केस जो मुझसे। एसी ऑफ करना है? 1 मिनट कर देना भाई, 1 मिनट 2 मिनट लगेंगे भैया। ये भी सुनो, अब इधर एक, इधर सुनो। बातें करोगे फिर उतनी देर होगी। एनालिसिस में क्या लिखेंगे? अब मुझे बताओ राम श्याम वाले केस में क्या हुआ है? ओ भाई, कितने बेचे? ओ भैया सुन लो इधर, पहले तुम बोल लो फिर मैं बोल लूंगा। मैं बोल लो, आर सोल्ड 20 बेल्स टू एस, डिलीवर टू द ट्रक, बायर बिकम इंसॉल्वेंट। ये कहां लिखी है बातें? क्वेश्चन में। फिर अगला जो खतरनाक शब्द इस्तेमाल करना है वो क्या करना है? अफोरसेट का मतलब क्या होता है? सेक्शन 50 ये कहता है जब भी रामश्याम जैसा केस आएगा तो राइट टू स्टॉपेज, और आखिरी में कंक्लूजन क्या देंगे? श्याम डज नॉट क्लेम द, श्याम गुड्स को क्लेम नहीं कर सकता। जो उसके पास, वो तो उनकी बात कर रहा है। ठीक है, जिन्हें फोटो लेनी है फोटो ले लो, आंसर की पिक ले लो भाई। ले लिया? 52 समझा दो, अभी भी लाइव चल रही है। 1 मिनट, क्वेश्चन की फोटो ले ली थी? सब ले लिया सर, एक मिनट मैंने ग्रुप में ऐड नहीं किया चैप्टर वाले में। वो मैम करेगी, मैम ही करती है। हाँ भाई, 20 22 लाख हाँ वीडियो